देवभूमि नाम से मशहूर ये राज्य पश्चिमी हिमालय में एक बेहद हसीन जगह है। जहां प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। ये समृद्ध संस्कृति और परंपराओं वाला इलाका है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने इतने रंगों से संवारा है कि उसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। नमस्कार, आदाब। स्मिता की एक और नई कड़ी में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। हम हैं इस बार धौलाधार पर्वत श्रृंखला की वादियों में बसे पालनपुर शहर में। कांगड़ा घाटी के नाम से मशहूर ये पूरा इलाका चाय की खेती के लिए मशहूर है। हर साल हजारों की संख्या में यहाँ सैलानी आते हैं और यहाँ की खास संस्कृति और परंपरा से रूबरू होते हैं। इस संस्कृति और परंपरा से रूबरू होते हुए शायद ही उन्हें इस बात का अंदाजा होता हो कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के जहन में एक बहुत बड़ी परेशानी जन्म ले चुकी है। इस इलाके का कभी बेहद संपन्न रहा एक कारोबार आज बदहाली का शिकार है। एक जमाने में इस इलाके की चाय की धूम देश विदेशों में थी। चाय की बागवानी हिमाचल के सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। आज भी दूर दूर तक फैले हरे रंग के चाय बागानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हरी मखमली कालीन पसरी हुई है। इसके बावजूद अंदरूनी हकीकत कुछ और है। आज यहाँ कई परेशान हाल लोग इसे बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे अपने परंपरा और बुजुर्गों की निशानी के तौर पर संभाले हुए हैं, तो कुछ लोग थक हार कर इन बागानों को लीज पर दे चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक बेहतरीन सुनहरे दौर को देख चुका कांगड़ा का चाय उद्योग इस हालत को क्यों कर पहुंचा? इस तरफ हम जाएंगे, लेकिन हम पहले चलेंगे इतिहास के उस सुनहरे दौर में जब कांगड़ा की चाय की धूम देश के साथ साथ विदेशों में भी थी। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी सुबह के खुमार चाय की चुस्की से टूटता है। मगर क्या कभी आपने ये सोचा कि चाय की पत्तियों को उगाने और उसे पीने लायक बनाने वाले लोगों का क्या हाल है? उनकी रोजी रोटी कैसे चलती होगी? यही जानने के लिए अस्मिता की इस कड़ी में राज्यसभा टीवी की टीम है हिमाचल प्रदेश के चाय बागानों में। हमारी कोशिश रही उन लोगों का हाल जानने की जो तरक्की के इस दौर में पिछड़ते चले गए हैं। ये है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला। यहाँ की चाय पत्तियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। 2005 में जीआई में कांगड़ा चाय अपने बेहतरीन जायके के लिए रजिस्टर भी हुई। एक जमाना था जब कांगड़ा चाय को लंदन और एम्स्टर्डम में गोल्ड और सिल्वर मेडल मिले थे। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1849 में देहरादून और अल्मोड़ा की नर्सरी से यहाँ चाइना चाय के पौधे लाए गए और लगाए गए, और इसके बाद कांगड़ा की इस घाटी में चाय की खेती होने लगी। ये चाय जो है अंग्रेजों ने 1849 में यहाँ पर बोटैनिकल गार्डन्स के जो सुपरिटेंडेंट थे, पेशावर में बैठते थे, उनको ये कहा कि वो इस एरिया को एक्सप्लोर करें। तो उन्होंने चाय जो है, जो हार्डी वैरायटी है, वो चाइना हाइब्रिड जो है वहाँ पर लगाना शुरू कर दी। और पहला गार्डन जो है, जैसे आपने ठीक कहा कि उल्टा टी एस्टेट जो है एक नेसो टी कंपनी के तौर पर वो कंपनी आई, ईस्ट इंडिया की कंपनी थी, और उन्होंने चाय का कारखाना लगाया। तो इस चाय लंदन और एम्स्टर्डम और बार्सिलोना में जाती थी, और वहाँ पर गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल पाए हैं इन्होंने। और आहिस्ता आहिस्ता जो चाय को, कांगड़ा चाय का
जो है नाम पैदा हुआ। और ये नाम इसलिए पैदा हुआ कि जो ये चाइना हाइब्रिड वैरायटी है, ये एक ऐसी किस्म की वैरायटी है जो दार्जिलिंग के चाय के समान है। तकरीबन आधे दशक तक कांगड़ा दुनिया में बेहतरीन चाय का उत्पादक बना रहा। यहाँ की चाय अमृतसर होते हुए अफगानिस्तान, रूस और पश्चिम एशिया तक जाती थी। 1905 में आए जबरदस्त भूकंप के बाद यहाँ का चाय उद्योग लड़खड़ा गया। अंग्रेज धीरे धीरे घाटी छोड़ने लगे और इस तरह एक पनपते उद्योग की रफ्तार थमने लगी। वो सिलसिला आज तक जारी है। एक जमाने में चाय के उत्पादन से यहाँ एक अच्छी खासी रकम आती थी, लेकिन अब ये रकम ना के बराबर है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पर श्रमिकों की संख्या में कमी होना। इस श्रमिक जो है हमें यहाँ का लोकल श्रमिक नहीं मिल रहे और ना ही वो इतने एक्सपर्ट हैं प्लकिंग के लिए। और आजकल मनरेगा लगा तो पंचायतों में काम लगे तो वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत लेबर मिलती भी थी तो वो वहीं एडजस्ट हो गए। टी जो है वो मुश्किल हो गई है प्लकिंग। अगर हमें बाहर से लेबर मिल जाए तो हम इसके लिए अपना चाय उत्पादन बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एरिया हम बढ़ाएं यहाँ पर, और जो एरिया घटता जा रहा है उसको जो जैसे अबंडन करते जा रहे हैं लोग, बगीचों को नेगलेक्टेड होते जा रहे हैं चाय के बगीचे, उनको किस तरह से रिवाइव किया जाए और किस तरह से हम अपना जो 4000 हेक्टेयर का मार्क था, जो ब्रिटिशर्स ने 4000 हेक्टेयर चाय लगाई थी 1880 या 90 के दशक में, तो उसको हम दोबारा से पाएँ। कि मैकेनाइजेशन का एक स्पेशल पैकेज आ रहा है जिसमें प्रूनिंग और प्लकिंग मशीनों को 100% सब्सिडी के हिसाब से एक जैसे कोऑपरेटिव फैक्ट्री है या कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स हैं वहाँ पर उनको दिया जाएगा मेंबर्स को। चाय की पत्तियों को तोड़ने का वक्त अप्रैल से अक्टूबर तक होता है। पत्तियां बागानों से तोड़कर सीधे फैक्ट्री लाई जाती हैं। फैक्ट्री में लाने के बाद एक प्रोसेस के तहत यहाँ काम शुरू होता है। अभी वहाँ से पत्तियाँ टूट। हाँ जी मैडम, ये जो है ना गार्डन से अब लीफ आ रही है। यहाँ आने के बाद आप जाएंगे ट्रक पे, विदरिंग करेंगे। विदरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट प्रोसेसिंग होता है विदरिंग। विदरिंग फर्स्ट प्रोसेस होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हमारे साथ जैसे कि दिनेश राय जी हैं, जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि पत्तियाँ पहले बागानों से टूट कर आती हैं और इसके बाद किस तरह का प्रोसेस होता है, हम दिनेश राय जी से जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए, ले चलिए हमें अंदर। मैडम एक्चुअली ये चाय जो है ना ऑर्थोडॉक्स टी बनती है यहाँ। ये फैक्ट्री का टोटल कैपेसिटी है 5 लाख kg। मैडम ये विदरिंग ट्रफ से मतलब चाय गार्डन से फैक्ट्री में आने के बाद फर्स्ट प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। इसको बोलता है विदरिंग। मतलब इसमें जो लीफ में जो मॉइस्चर होते हैं ना, उसको इसका मेन वो चीज़ है कि इसका लीफ में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को रिमूव करना है। एयर जो है ना, एयर ऐसा होना चाहिए, मतलब एयर यहाँ से ना पास हो रही है ये। मतलब ये सूखेंगे मिनिमम ट्रफ में मिनिमम है ना 15 आवर लगना मतलब रखना चाहिए। क्योंकि इसमें विदरिंग में 2 टाइप का विदरिंग होता है, एक केमिकल विदर होता है, एक फिजिकल विदर होता है। केमिकल विदर होने में मिनिमम 15 आवर्स लगेगा, लेकिन फिजिकल विदर में क्या है, पत्ती सूखना है। इसका ये लीफ है ना, लीफ सूखना है। इसको ब्राउन हो जाएंगे? नहीं, ब्राउन नहीं, हरा ही होना चाहिए। इसको मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर रिमूव करना है। अच्छा ठीक है मैडम, हम लोग अभी जैसे विदरिंग हॉल देख लिया, जहाँ विदर चाय किस तरह से लीफ, ग्रीन लीफ किस तरह से विदर होता है ना। अब मैं आपको ले जाऊँगा रोलिंग में। विदर होने के बाद रोलिंग में हम लोग वो चाय ले जाएंगे। चीज़ क्या है रोलिंग में, एक तो चाय का जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। रोलिंग होने के बाद वो वॉल्यूम है ना कम हो जाती है, और चाय में अंदर बहुत सारा सेल्स होता है। उस सेल्स को है ना रप्चर करके ना, रप्चर करने के बाद वो जितना भी केमिकल्स है एक जगह है ना वो मिक्स हो जाता है, ताकि फर्मेंट वो चाय फर्मेंट हो सके। अब ये रोलिंग मशीन है, ये सेकंड फेज है, मैन्युफैक्चरिंग का सेकंड फेज है। लीफ का सेल्स है ना, सेल्स रप्चर हो जाएगा।
होने की, ताकि इसका सेकंड थर्ड जो फेज फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन इसको हेल्प करेगा ये। और मेन इसका ट्विस्ट है, अगर हम लोग रोलिंग भी अच्छा तरह से अगर नहीं किया तो चाय मतलब लीफ है ट्विस्ट नहीं होती है उसमें। ये देखें जरा। हाँ जी, जैसे ये लीफ है ना रोल्ड हो गया, ये रोल्ड हो गया ये। जैसे आपने ऊपर देखा जो लीफ खुला खुला था वो ओपन आ रहा था ना, अब ये लीफ रोल होने के बाद है ना ये थोड़ा सा ये ट्विस्ट हो गया ये लीफ। बिल्कुल वो फ्रेश थी, पूरी खुली हाँ थी, जी, अब ये हाँ जी। सारी रोल हो गई। अरे रोल हो गया ये। ओके। हाँ जी, रोलिंग के बाद जैसे अब ये फर्मेंटेशन हमने लाया ये चाय। फर्मेंटेशन का मेन मीनिंग है कि एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये यहाँ लीफ ऑक्सीडाइज होता है। जैसे ये फर्मेंट हो गया ना, फर्मेंट होने के बाद अब ये लीफ ले जा रहा है ये ड्रायर पे। अच्छा, ये ऊपर डाल देगा। हाँ जी, ये ऊपर डाल देगा। इसका मेन पर्पज़ है कि चाय अब यहाँ डालने के बाद चाय सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और फर्मेंटेशन इसको है ना यहाँ से फर्मेंटेशन स्टॉप हो जाएगा। जो एंजाइम चाय में जो टी में जो एंजाइम होता है ना, अब उसमें ये ड्राई हीट मिलने के बाद उसको ड्राई होने के बाद वो फर्मेंटेशन सीज हो जाएगा, वो फर्दर फर्मेंटेशन होगा नहीं। ये इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें अभी हम लोग टाइम सेट किया है, ऐसा मतलब टाइम वेरी करता है वो। इसमें 23 मिनट्स है। और कितना सेंटीग्रेड होता है इसमें दिया हम लोग 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 120 हाँ जी, हाँ जी, 240 120 या 240 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 32-35 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये चाय ये रेडी हो चुका है ये चाय। अब ये जाएंगे सॉर्टिंग में, ग्रेडिंग करने के लिए। हाँ, ये सूख गया ये चाय, ये पूरी सूख गया ये। उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रेडिंग पे। ग्रेडिंग में मेनली 3 टाइप का ग्रेड होती है। एक होल लीफ होती है, होल लीफ में जैसा लीफ ग्रेड बोलते हैं उसमें और सेकेंडरी ग्रेड है, सेकेंडरी ग्रेड में ब्रोकन और एक फैनिंग होता है। मेनली 3 टाइप ऑफ ग्रेड होती है इसमें। यहाँ से ये 4 है, इसका नीचे और छोटी नंबर का जाली है ये। अच्छा, वो अलग इसी में लेयर्स के साथ है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सबसे इसमें जो है ना 30-40 का जो है इसमें ये अलग अलग नंबर का है ये इस पे। अच्छा। उसी हिसाब से ना ये सेग्रीगेट हो जाती है। मोटा, पतला, हाँ जी, उससे पतला, अच्छा, एकदम पतला। हाँ जी, बारीक, हाँ जी, हाँ जी, बारीक, हाँ जी, हाँ जी, बारीक, हाँ जी। उसके बाद ये जैसे ये पैकिंग है, हाँ हाँ, पैकिंग में हम लोग पैकिंग कर लेते हैं। जैसा यहाँ दिखा है, जैसा ये लीफ है, 2 टाइप की लीफ है ये बहुत छोटी है ये। जैसा ये तो ये लीफ पूरा प्रोडक्शन में 1% से ज़्यादा नहीं निकलती है। अच्छा, ये जो है, और ये इसको ये भी होल लीफ में आती है, ये होल लीफ में आती है ये क्वालिटी वाइज ये बेटर है। ये बेटर है, ये नंबर 1 है। ये थोड़ा सा ये भी होल लिप में है, थोड़ा ये कम में आती है इसमें। आखिर में इस चाय को एक अलग अंदाज में चख कर इसकी ग्रेडिंग की जाती है। आप लीजिए, देखिए एक बार। नहीं, आप भी- अच्छा, आप अच्छा, भी- ये- आप अच्छा है। ना इसमें मेलो, एक कैरेट के साथ मेलो मतलब कि मिल्क की टेस्ट आता है ना, वो आती है। थोड़ा स्ट्रेंथ, मतलब बॉडी को थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं ना, स्ट्रेंथ है और फ्लेवर है, काफ़ी फ्लेवर है इसमें। अब ये इन्फ्यूजन हो गया, ये लिकर हो गया। अब इसको अपीयरेंस हमको देख लेंगे इस तरह से। अपीयरेंस है, जैसे ये ड्राई लीफ है ना, ड्राई लीफ की अपीयरेंस है ये। हैरत की बात है कि इतनी बेहतरीन क्वालिटी की चाय होने पर भी कांगड़ा चाय पूरे भारत में नहीं जाती। उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए एक्सपोर्ट क्वालिटी की चाय का भी सीधे यहाँ से निर्यात नहीं होता। मार्केटिंग व्यवस्था ठीक न होने की वजह से आजकल बहुत से उत्पादक कांगड़ा चाय को थोक व्यापारियों को इसे बेच दे रहे हैं और ये व्यापारी अपनी कंपनी का लेबल लगाकर इसे बाहर भेज देते हैं। यानी कांगड़ा की चाय विदेश भी जा रही है, लेकिन कांगड़ा चाय के नाम से नहीं बल्कि अलग अलग दूसरे नामों से। क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी बड़ी कम है और क्वांटिटी कम होने से हम कितनी चाय बेच सकते हैं, कुछ एरिया को फीड कर सकते हैं। तो हमने एक अपना जो आइडेंटिटी है वो ऐसी रखी हुई है कि हमारी चाय जो है वो मशहूर है। लेकिन इस वक्त ये है कि कांगड़ा चाय जब कलकत्ता में या अमृतसर में जाती है, उसके बाद कौन उसको लेता है, किस चाय में इस्तेमाल करता है वो, तो कांगड़ा का चाय ख़त्म हो जाता है।
नतीजा है कि चाय उत्पादन की बहुत सी फैक्ट्रियां आज बंद हो चुकी हैं या बंद होने की कगार पर हैं। आज की तारीख में बहुत सी फैक्ट्रीज ऐसी भी हैं जिन्हें लीज पर दिया जा चुका है। इससे पहले कोऑपरेटिव के अंडर में थी और 2005 तक शायद कोई थर्ड पार्टी थी पहले, जो हमने सुना हुआ है। कोऑपरेटिव वालों से हमने लीज पे ली। एक कंपनी बेसिकली कोलकाता की है। कोलकाता में हमारा मेन ऑफिस है। जो ग्रीन लीफ है वो अभी जस्ट शाम को आएगी और कंटिन्यू चल रही है, प्रोसेसिंग कंटिन्यू चल रही है। यहाँ चाय उद्योग के पतन की बहुत सी वजहें रहीं। संयुक्त परिवार का चलन खत्म हुआ, जिसमें एक साथ चलने की जो परंपरा थी वो खत्म हो गई। इसका सीधा असर चाय की खेती पर पड़ा और कांगड़ा चाय असम और दार्जिलिंग चाय के मुकाबले में पीछे छूट गई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी रही कि कांगड़ा में जिस तरह की पारंपरिक खेती होती है वो इसके पीछे छूटे जाने का सबब भी रही। यहाँ पर 5800 के करीब ग्रोअर्स हैं, स्मॉल टी ग्रोअर्स। उनका एरिया कितना है? जो स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं उनके पास एरिया अराउंड 1000 हेक्टेयर है। 1000 हेक्टेयर में से 50% अबंडेंट और नेग्लेक्टेड है। कितने ग्रोअर एक्टिव हैं? 5800 में से, 5800 में से ओनली 1200 ग्रोअर्स आर एक्टिव ग्रोअर्स। ये 1200 के ही फैमिली मेंबर्स हैं जो 5800 बनाए गए हैं। मींस फ्रेगमेंटेशन हो गई है, ओनरशिप में फ्रेगमेंटेशन हो गई है। तो 12 को अगर आप 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4800 5000 मींस 4 टाइम्स उनके हिस्से हो गए हुए हैं। और वही फैमिलीज बार बार फ्रेगमेंट होती जा रही हैं, हिस्से होते जा रहे हैं और वो लैंड टाइटल्स भी क्लियर नहीं हैं। इसीलिए ग्रोअर्स शाय होते हैं आगे आने से कि मेरा तो ठीक है बट मेरा जो भाई है या दूसरा है, क्योंकि वो क्लियर नहीं है टाइटल्स। और हम लोग अपनी स्कीम्स तब तक वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं जब तक कि उनके टाइटल्स क्लियर ना हो। इस काम में बहुत सी महिला श्रमिक भी लगी हुई हैं और इनकी अपनी चिंताएं हैं। हम लोग को ना 170 रुपया मिलता है दिहाड़ी और एक महीना में 4-5 हज़ार पैसा मिलता है। उसमें क्या होगा? सारे कुछ आजकल महंगाई पड़ गया। आजकल बच्चा लोग दाल चावल का भी बढ़ गया, महंगाई आटा का भी बढ़ गया। फिर बच्चा हम लोग कैसे पढ़ा लिखाएंगे? घर में भी काम करते हैं, यहाँ भी काम करते हैं, मार्ग को सुविधा कोई नहीं मिलती है। इस काम में कई लोग जो हैं जो काम छोड़ चुके हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम है और जो परिवार का गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। मौसम का बदलता मिजाज बड़ी वजह है जिससे यहाँ चाय की पैदावार गिरी है। मसलन 2013 और 14 में कुल मिलाकर 9,13,073 किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ, लेकिन 2014 और 15 में ये महज 8,42,447 किलोग्राम रह गया। उत्पादन में आई कमी से चाय उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि गिरावट का ये सिलसिला पिछले 15 सालों से जारी है। हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स अधिनियम के मुताबिक चाय के बागानों में कई तरह की छूट के प्रावधान थे, लेकिन कई संशोधनों के बाद इस तरह की छूट पर रोक लग गई। खासतौर पर जो चाय के बागान हैं, वहां पर सिर्फ चाय की खेती हो सकती है। इसकी भूमि को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और न ही इसकी जो जमीन है उसे किसी और इस्तेमाल में लगाया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक कानूनी हिसाब का बात है जहाँ तक, उसमें जो धारा 6A है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी चाय बागान का मालिक चाय बागान की प्रकृति को परिवर्तित करता है और उसका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए करता है चाय की खेती के अलावा, तो इसको सरप्लस माना जाएगा और हिमाचल प्रदेश सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह उसे अधिकृत करे और साथ ही उसको जो चाय बागान का मालिक है उसे हर्जाने के रूप में हर्जाना प्रदान करे और क्षतिपूर्ति उसकी करे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा घाटी में चाय बागानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। वहीं टी बोर्ड भी यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन की संभावनाओं को तलाश रहा है। स्टेट गवर्नमेंट तो ट्रेनिंग देती है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरे भारतवर्ष के लिए जो स्कीम है, उसमें ट्रेनिंग की जाती है डोर टू डोर। आफ्टर एवरी मतलब हर एक 15 दिन के बाद में हम लोग उनको ट्रेनिंग करवाते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है। जैसे नए पौधे लगाने हैं तो नए पौधे के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं,
वहाँ पर उनको हम जो भी खाने का और चाय का या कोई भी ये सारी चीज़ें भी की जाती हैं ताकि उनका इंटरेस्ट जनरेट हो, वो लोग वहाँ आएँ। इतनी सारी मोटिवेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको करती है। टी बोर्ड ने इसी के साथ कुछ इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए चाय उद्योग की बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ये इसलिए स्थिति में पूरे नॉर्थ ईस्ट और साउथ में तो सुधार हुआ है, स्मॉल टी ग्रोअर्स आगे आ रहे हैं। हमारे हिमाचल में जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो 20 मेंबर और 20 हेक्टेयर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो स्कीम है वो यहाँ फिट नहीं हो पाई। लास्ट 2 ईयर से जब हमने ग्राउंड लेवल पर इसको चेक किया, ट्राई किया कि ग्रुप क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो ग्रुप्स फॉर्मेशन जो है वो एक डिफरेंट टाइप का सेटअप होता है जिसमें यहाँ पर की जो लोगों की मेंटेलिटी है या लोगों का जो सोशल या इकोनॉमिक एक दायरा है, वो ये चाहते हैं कि जैसे एक गांव है, एक तो वो पॉकेट्स में हैं और दूसरा उनके पास ज़मीनें बहुत कम हैं, जैसे 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल, और अगर हम 20 मेंबर्स को इकट्ठा भी करें तो जाके 8 हेक्टेयर तक एरिया हो पाता है, 5 हेक्टेयर कई बार हो पाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए टी बोर्ड तो बड़ी हमें एडवाइस कर रहा है कि आप बनाओ, पर जो एरिया स्कैटर्ड है, काफ़ी दूर दूर के लोग हैं और छोटे छोटे एरिया, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाएं। हम तो कई बार कहते हैं कि आप आइए सेल्फ हेल्प ग्रुप में और बन जाइए। आप एक जगह में इसका कलेक्शन सेंटर बना देते हैं, वहाँ से कलेक्ट करके, और एक मशीनरी लग जाए तो वहाँ पे हम रोलिंग भी कर सकते हैं और उनको पैसा मिल सकता है। पर ऐसा करने से वो दूर रहते, कहते हैं ये हमारी कई सालों से हमारी जो चाय है वो ख़त्म हो रही है। इसीलिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर रिलैक्सेशन की जाए, 10 मेंबर और 10 हेक्टेयर के नॉर्म रखे जाएं। तो अब गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्ट किए हैं और नेक्स्ट 12 प्लान से हम 10 हेक्टेयर और 10 मेंबर वाली जो एक्टिविटी है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे 10-20 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे। यहाँ CSIR और भारत सरकार के क्षेत्रीय चाय बोर्ड एक साथ मिलकर चाय की उत्पादकता और गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पौधों में फैलने वाली बीमारियों पर जागरूक करने के लिए शिविर, कार्यशाला और गोष्ठियों का समय समय पर आयोजन करते रहते हैं। चाय जो बोर्ड है उसके साथ एक परियोजना सबमिट की है जिसमें हमने 500 हेक्टेयर क्षेत्र को टारगेट किया है और उस 500 हेक्टेयर में हमने उसमें कैसे उसे मैकेनाइज करें उसकी पूरी डिटेल से स्कीम बनाई हुई है। तो हमने इस तरह किया कि जो कांगड़ा में खास करके पानपुर और से जो क्षेत्र के जो बगीचे हैं उसको हमने 5 हिस्सों में विभाजित किया है। 100 हेक्टेयर एरिया एक क्षेत्र में रहेगा। हम 5 जोन बनाएंगे और हर 5 जोन को हम 20-20 हेक्टेयर के हिसाब से एक सब जोन बनाएंगे और हर सब जोन में प्लकिंग मशीन्स दी जाएंगी, प्रूनिंग मशीन दी जाएंगी और जो फर्टिलाइज़र और जो अन्य पेस्टिसाइड्स है उसके लिए उसके प्रबंधन किया जाएगा। यहाँ की चाय को लेकर कृषि विशेषज्ञों की अपनी राय है और इसको लेकर उनकी अपनी कार्यप्रणाली है। देखिए, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के 3 मैंडेट हैं, रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। जहाँ तक रिसर्च की बात है तो कृषि विश्वविद्यालय जो है हिमाचल चाय के ऊपर, जैविक चाय के ऊपर जो है बड़े ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है और इसके ऊपर इस वक्त हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड है, जिसमें कि हम ये निर्धारित कर रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जैविक चाय का उत्पादन किया जाए और इसकी जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस हैं उसको स्टैंडर्डाइजेशन करने इसका मेन उद्देश्य है। और जो ये विश्वविद्यालय ने एक ये प्रोग्राम बनाया है जैविक चाय का, वो इसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है कि जो हमारी टी प्लांटेशंस हैं इसमें आप देखेंगे कि सफिशेंट अमाउंट में बायोमास जो है अवेलेबल रहता है और थ्रू आउट ईयर जो है हमारे पास लेबर के लिए भी बहुत सारा काम रहता है। और अगर हम ऑर्गेनिक टी की तरफ जाते हैं तो उसके 2 फ़ायदे हमें होते हैं कि हमें एक तो इन प्लांटेशन जो है हमें मैन्योर्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, दूसरा है कि जो हमारी लेबर है उसको भी थ्रू आउट ईयर जो है यहाँ पर काम मिलता है। लेकिन इस इलाके में कुछ नौजवान हैं जो अपने बुजुर्गों की विरासत को बचाने की कारगर कोशिश में लगे हुए हैं, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया है कि यहाँ की चाय में बेशुमार संभावनाएं हैं, बशर्ते उन्हें टटोला जाए और उन पर संजीदगी से काम भी किया जाए। जो कांगड़ा टी बहुत
गंदी हालत में थी। तो इसको रिवाइव करने के लिए मैं सिंगापुर को छोड़ के वापस इंडिया आके इस बिज़नेस को फिर से एक नया नाम देने के लिए, और जो अब ग्रीन टी के नाम से पहचाना जा रहा है, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने चलाया था, एक टाइम पे ख़त्म हो गया था। तो 25 वैरायटीज़ ऑफ ग्रीन टी हम बना रहे हैं, सारी की सारी लोकल जड़ी बूटियों से। तो इसको हमने विदेशों तक भी पहुंचा दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी एडमायर किए। तो ये हमारा एक बहुत हमें बूस्ट है हमारे लिए। वहीं यहाँ के कुछ प्रबुद्ध लोग अपने इस व्यवसाय को लेकर एकजुट होने लगे हैं। वक्त वक्त पर ये एक जगह इकट्ठा होकर अपनी समस्याएं और विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं। असम और दार्जिलिंग में जिस तरह के प्रयास किए गए, क्या उस तरह के प्रयास कांगड़ा घाटी के चाय उत्पादकों और चाय बागानों पर नहीं किए जा सकते? यह है सबसे बड़ा प्रश्न, क्योंकि अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो कांगड़ा की जो चाय है वो किसी भी लिहाज से असम या दार्जिलिंग की चाय के मुकाबले में कम नहीं आकी जा सकती। हमें बड़ा हर्ष है कि उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स पाए गए हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में पाए जाने वाली चाय में सबसे अधिक है, जिसका कि सेहत के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट हो रहा है। रही बात इसकी अलग पहचान बनाने की, इसकी अलग पहचान अपने आप में ही है, क्योंकि इसका जो एरोमा है, इसका जो फ्लेवर है वो यूनिक है। हर रात के बाद सवेरा आता है। इन चाय बागान में काम करने वालों की जिंदगी में छाया अंधेरा कब छटेगा ये तो नहीं मालूम। इसके लिए जारी कोशिशों में तेजी लाने की जरूरत है। सबसे अहम है चाय उत्पादकों में विश्वास बहाल करना, और ऐसा तब होगा जब उन्हें काम का सही मेहनताना मिलेगा। आंखें बंद हैं तो अंधेरा है, आंख खुले तो सवेरा है। कांगड़ा चाय उद्योग का सुनहरा दौर जल्द वापस आए और इस काम से जुड़े हुए वो तमाम लोगों के चेहरों पर खुशियां और इत्मीनान जल्द लौटे। पालनपुर से मैं समीना राज्यसभा टीवी की टीम के साथ आपसे ले रही हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए मोड़ पर, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।